आज जो है यूनिट 1 इंग्लिश मीडियम क्लास 12 का नेक्स्ट क्लास आने जा रहा है। यूनिट 1 क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का नेक्स्ट क्लास जो है आप लोगों के सामने आने वाला है। पिछले क्लास में मैंने लास्ट में लिखा था कि हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो था डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग फटाफट समझ लेते हैं, ये कूलम्ब्स लॉ का ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। तो हम लोग समझते हैं व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले इस तरफ, आज इधर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, पहले आप लोग आज इस तरफ कंसंट्रेट करेंगे। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पहले मैं इसका डेफिनेशन पहले रिपीट कर दूं फिर समझाता हूं। द रेशियो बिटवीन फोर्स एक्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस situated in air or free space and the force x between both, यानी वही दोनों, both point charges separated with same distance in a medium is called dielectric constant of that medium, ठीक है। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब हम लोग इसको समझते हैं, बहुत सिंपल है। हम लोग जब भी डेफिनेशन को डायरेक्ट पढ़ते हैं, डेफिनेशन को जब भी हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं थोड़ा एक बार में टेंशन हो जाता है, लेकिन जब उसको हम लोग समझ लेते हैं फिर वही डेफिनेशन जो है बहुत आसान लगने लगता है। अभी तक आप लोगों को केवल डेफिनेशन दिख रहा है, अब मैं इसको विस्तार से समझाता हूं, आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और एक बात जो मैं प्रत्येक क्लास में बोलता हूं, जब भी मेरे वीडियो को आप लोग देखना शुरू करें तो अंत तक एक सीक्वेंस में देखें, रोक रोक के देखेंगे तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास के वीडियो को आप लोगों तक पहुंचा देना। आप लोग उसको कैसे देखते हैं ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा तो केवल सजेशन हो सकता है, मैं केवल इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं, सजेशन दे सकता हूं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि यह एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी होने के कारण आप लोगों को पता है कि इसको कुछ ना कुछ हम लोगों को सिंबल देना होगा, है कि नहीं। हम लोगों को क्या देना होगा, सिंबल, कोई एक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को देना होगा। थोड़ा अटपटा है लेकिन आदत पड़ जाएगी। कैसे, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन सबों के लिए नया था। आप लोग देखेंगे यूनिट 1 पढ़ते पढ़ते एप्सिलॉन इतना ज्यादा दिमाग में सेट हो जाएगा कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि कोई नया हम लोगों ने ग्रीक अल्फाबेट पढ़ा। ठीक उसी तरह से ये भी है। इट इज डिनोटेड बाय, ये जो आप लोग देख रहे हैं लग रहा है के जैसा, कैसा लग रहा है आप लोगों को, के जैसा, लेकिन यह जो है यह भी एक ग्रीक अल्फाबेट है जिसका प्रोनाउंसिएशन है कप्पा, ठीक है। यह एक ग्रीक अल्फाबेट है जिसका प्रोनाउंसिएशन है कप्पा। हालांकि के से ही मिलता जुलता है, अगर आप लोग इसको के जैसा भी लिख लें कोई परेशानी नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने लिखा कप्पा, अब वो के जैसा लग रहा है ये अलग बात है, इसलिए आप लोग अगर के जैसा भी इसको लिख दें ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब यहां से लेकर के वहां तक का जो आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा पिक्चर क्लियर कर देगा, जरा आप लोग ध्यान देंगे। इफ पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, मान लेते हैं दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 अगर r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, कहां, एयर में या फिर फ्री स्पेस में। अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 एयर या फ्री स्पेस में r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन बोथ, द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन बोथ पॉइंट चार्जेस F, नीचे में हम लोगों ने इसको
समझने के लिए नॉट लगा दिया। नॉट किस लिए नॉट लगाया? क्यों? क्योंकि यहां मीडियम क्या है? एयर या फ्री स्पेस। तो इसलिए मीडियम एयर या फ्री स्पेस के कारण हम लोगों ने सिंबॉलिकली यहां पर नोट लगा दिया फोर्स में। तो अगर फोर्स को F0 से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इन केस ऑफ एयर और फ्री स्पेस द वैल्यू ऑफ फोर्स बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, हम लोग पहले मान लिए कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों का दोनों पॉइंट चार्जेस r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। कहां? या तो एयर में या फ्री स्पेस में, तो इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है, उन्हीं दोनों पॉइंट चार्ज को, वही दोनों का दोनों पॉइंट चार्जेस यानी Q1 और Q2 को उठा के अदर देन एयर और फ्री स्पेस, वही दोनों पॉइंट चार्जेस को ऐसे मीडियम में रखना है जो कि अदर देन एयर और फ्री स्पेस। तो वही दोनों पॉइंट चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में रखना है और वही दोनों तो रहना ही रहना है, साथ साथ उतने ही सेपरेशन पर आना है। ठीक है, तो याद दिला दें, कूलाम ने प्रायोगिक तौर पर क्या बताया था कि व्हेन मीडियम चेंजेस द वैल्यू ऑफ फोर्स आल्सो चेंजेस स्लाइटली। तो जब हम लोग यही दोनों पॉइंट चार्जेस को इतने ही सेपरेशन पर जहां दूसरे मीडियम में रखेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी चेंज। वैल्यू ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज, भले ये चेंज स्लाइटली हो। तो अब हम लोग इन्हीं दोनों पॉइंट चार्जेस को इतने ही सेपरेशन पर किसी मीडियम में रखेंगे। तो आप लोग ध्यान दें इधर, if both point charges means this Q1 and Q2 are situated in a medium with same distance r, then force। तो जब मीडियम अननोन हो तो कूलाम्स लॉ में हम लोग क्या लिखेंगे? F equals to 1/4 pi epsilon, only epsilon Q1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, अब थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। इस जगह तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं फिर से यहां से रिपीट कर रहा हूं अलग तरीके से। दो पॉइंट चार्जेस को पहले कहां रखना है? एयर में। ठीक है, जो भी फोर्स लगेगा हम लोगों ने उसको नोट कर लिया। अब उन्हीं दोनों पॉइंट चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रख देना। जो भी फोर्स लगेगा उसको नोट कर लेना है। तो पहला वाला फोर्स और दूसरा वाला फोर्स का रेशियो, यही कहलाता है मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम कप्पा, कप्पा, ठीक है, दिस विल बिकम एज पर डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कप्पा विल बी F0 बाय F। ठीक है, अब आप लोग यहां पर रुक करके पहले एक बार डेफिनेशन को रिपीट करेंगे और डेफिनेशन को रिपीट करने के बाद यहां पर इसको मिलाएंगे तो ये दोनों मिल रहा है। ठीक है, मैं एक बार मिला के आप लोगों को दिखा देता हूं। द रेशियो, तो रेशियो हो गया ये बिटवीन फोर्स, तो ऊपर भी आप लोग को फोर्स दिख रहा है, नीचे भी फोर्स, लेकिन पहले व्हेन टू पॉइंट चार्जेस आर सिचुएटेड इन एयर और फ्री स्पेस, तो F0, एंड सेम पॉइंट चार्जेस आर सिचुएटेड इन अनदर मीडियम विथ सेम सेपरेशन F। तो इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी क्रिएट होने वाला, पहले हम लोग उस कंफ्यूजन को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, पहले कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, पहले हम लोगों का काम है, पहले हम लोग उसको क्रिएट कर लेंगे और तब उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देंगे कि एक कंफ्यूजन क्या है। एज पर डेफिनेशन दिस कप्पा विल बिकम F0 बाय F, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ F0 एंड F। F0 का ये वैल्यू है और F का ये वैल्यू है। अब आप लोग इसको काट छांट करें। ठीक है, तो मैंने पहले इसलिए नहीं काटा कि थोड़ा सा गंदा जैसा हो जाएगा। अब मैं इसको काट रहा हूं, ऐसे भी आप लोग समझ ही गए होंगे
ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1/ε0, नीचे बचा 1/ε। तो ये कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ε/ε0। अब आप लोगों को लग रहा होगा, अरे अभी तो हाल में ही हम लोगों ने ε/ε0 को पढ़ा, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां आप लोग देखें, दिस ε/ε0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब जो मैंने अभी चर्चा किया था कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया कि जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ε/ε0 है, रिलेटिव परमिटिविटी भी ε/ε0 है, तो फिर दोनों अलग अलग क्यों? जब दोनों एक ही है तो फिर दोनों नाम अलग अलग क्यों, सिंबल अलग अलग क्यों? ये कंफ्यूजन उठ गया। अब हम लोग इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ? कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कप्पा का भी वैल्यू ε/ε0 और रिलेटिव परमिटिविटी का भी वैल्यू ε/ε0, देन व्हाई दीज टू आर डिफरेंट? ये दोनों डिफरेंट क्यों हुआ? ठीक है, दोनों का नाम अलग अलग क्यों हुआ, सिंबल अलग अलग क्यों हुआ, जब फॉर्मूला एक ही? अब मैं यहां पर आप लोगों को इस कंफ्यूजन का क्लियरेंस कर दूं, लेकिन एक लाइन लास्ट आप लोग ध्यान दे दें, कप्पा हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। आप लोगों के लिए बहुत सिंपल चीज है ये, क्योंकि ये ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, जो यूनिट ऊपर नीचे भी वही यूनिट, कैंसिल, इसको यूनिट नहीं होगा। लेकिन अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं कि जब ये जो है ये कप्पा भी है और ये एप्सिलॉन आर भी है, तो दोनों अलग अलग क्यों? आप लोग ध्यान से इसका सॉल्यूशन, आप लोग ध्यान से इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। एप्सिलॉन आर ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे ऊपर से गुजर जाएगा। एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी भी इन्हीं दो परमिटिविटी का रेशियो है, बात सही है। कप्पा जो है ये भी इन्हीं दो का रेशियो है, बात सही है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या है जिसके कारण ये दोनों अलग अलग टर्म हो गए? सबसे बड़ा फर्क ये है रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेशियो बिटवीन permittivity and absolute permittivity, but dielectric constant kappa is defined as the ratio between forces। तो फर्क क्या हुआ? रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी के रेशियो से डिफाइंड है, लेकिन कप्पा जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो फोर्स के रेशियो से डिफाइंड। तो एप्सिलॉन आर जो है वो डिफाइंड है परमिटिविटी के रेशियो से, और कप्पा डिफाइंड है फोर्स के रेशियो से। हाँ, आगे जाकर के कप्पा और एप्सिलॉन दोनों एक हो गया, बात अलग है। बट द मेन डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डेफिनिशन। मेन डिफरेंस क्या है? डेफिनिशन। मैं अंतिम बार फिर से इसको रिपीट कर दूं, एप्सिलॉन आर मींस रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेशियो बिटवीन टू परमिटिविटीज, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कप्पा इज डिफाइंड बाय द रेशियो बिटवीन टू फोर्सेस। तो एप्सिलॉन आर परमिटिविटी का रेशियो है, कप्पा फोर्स का रेशियो है। आप लोग कहेंगे तो फिर तो जाकर के लास्ट में दोनों सेम हो गया। भले ही दोनों जाके सेम हो जाए, हम लोग देखते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग देखते हैं कि दो नदियां अलग अलग होती है, दो नदियां अलग अलग होती है, नाम उनके अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन अंत में जाकर के दोनों नदियां एक ही में जाके मिल जाती।
तब तो हम लोग कहेंगे क्या कि भाई जब दोनों नदियां एक ही में मिल गई तो हम लोगों ने दोनों का अलग अलग नाम क्यों रखा। बस वही सिचुएशन है। हम लोग देखते हैं दो रोड, दो सड़कें अलग अलग है, नाम दोनों का अलग अलग है, दोनों जाके किसी जगह पर जाकर के मिल जाती है, लेकिन मिलने के पहले तो दोनों का नाम अलग अलग था, अस्तित्व तो अलग अलग था, एग्जिस्टेंस अलग अलग थी, सिचुएशंस अलग अलग थे, ज्योग्राफिकल कंडीशंस दोनों रोड का, दोनों नदियों का अलग अलग था। बस वही सिचुएशन यहां भी है। यहां आने के पहले दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग था। दिस epsilon r is defined in terms of ratios between two permittivities, but this term is defined in terms of ratio between two forces। ठीक है, तो इस जगह पर आकर के कूलम्ब्स लॉ का जो मेन पूरा जो आउटलाइन है, कंटेंट्स है, वो ऑलमोस्ट लास्ट होता है। अब हम लोग यूनिट 1 में जो आगे बढ़ेंगे वो है कूलम्ब्स लॉ को अब हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कूलम्ब्स लॉ को पढ़ रहे थे और उसके पूरे कंटेंट्स को समझ रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बात समझ में आया। जैसे कोई एपरेटस होता है, पहले हम लोग उसको ऑपरेट करने के लिए सीखते हैं। जब हम लोग उस एपरेटस को ऑपरेट करने के लिए सीख जाते हैं, फिर हम लोग उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के कंटेंट्स को समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इधर वाले बोर्ड पर आज चर्चा नहीं हुई, अब होगी चर्चा। इधर वाला जो बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है, ये जस्ट आप लोगों के कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करना। ठीक है, तो इधर वाले बोर्ड में आप लोगों को प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ, दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों न्यूमेरिकल्स क्यों हैं। सबसे पहले इधर हम लोग मिटा देते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं इधर के दो न्यूमेरिकल्स पर। आप लोगों को एक सजेशन में दे दूं कि पहले आप लोग अपने अपने कॉपी पर इस दोनों को नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब मैं आता हूं पहले सवाल पर। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +5, ये क्या है, मिली माइक्रो नैनो होता है ना, तो +5 मिली कूलम एंड +2 मिली कूलम आर सिचुएटेड इन एयर। तो मेन जगहों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये देखिए क्या क्या है, पहला है दोनों पॉइंट चार्जेस का वैल्यू। ठीक है, पहला क्या है, दोनों पॉइंट चार्जेस का वैल्यू। दूसरा क्या है, मीडियम एयर। और नेक्स्ट क्या है, सेपरेशन 3 सेंटीमीटर, तो फोर्स निकालना। सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे व्हाट इज द मीडियम। इन दिस क्वेश्चन द मीडियम गिवन इज एयर। तो जब एयर हो गया तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जब मीडियम एयर हो गया तो हम लोग स्ट्रिक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, अब जरा हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में डाटा जो है, गिवन डाटा यानी डाटा क्या क्या दिया हुआ। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंट चार्ज Q1 गिवन इज +5 मिली कूलम। तो जैसा आप लोगों को पता है कि SI यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो होता है कूलम।
तो हम लोग मिली कूलाम को फौरन बदलेंगे किस में, कूलाम में। तो ये बन जाएगा प्लस 5 इंटू 10⁻³ कूलाम। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट चार्ज कितना दिया हुआ है, +2 मिली कूलाम। इसको भी हम लोग बदल लेंगे, मिली हटाने के लिए 10⁻³ माइक्रो हटाना 10⁻3। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा डाटा जो है, मीडियम तो एयर हो गया, अब है सेपरेशन 3 सेंटीमीटर। तो R इज गिवन एज, क्या लगता है आप लोगों को, सेंटीमीटर डिस्टेंस का SI यूनिट है? नहीं, इसको फौरन बदलना होगा मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻²। ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को फाइंड द फोर्स। तो फॉर्मूला रेडी है, अब हम लोगों को पुट कर देना। इसका पूरे का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, 9 इंटू 10⁹, याद होगा आप लोगों को, अभी हाल का ही मामला है, इंटू Q1 Q2। अब इस जगह पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाने के लिए मैंने ये 2 क्वेश्चंस को यहां पर डाला है। आप लोग जरा ध्यान देंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन क्या होगी कि जब भी कूलाम्स लॉ में हम लोग पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 को लेते हैं, कभी भी उसका नेचर नहीं लेना है, केवल उसका वैल्यू लेना है। बस इसी बात को समझाने के लिए मैंने ये 2 एग्जांपल यहां पर रखा है। तो यहां पर Q1 ये नहीं लेना है, खाली क्या लेना है, Q1 का वैल्यू इंटू Q2 का वैल्यू। ठीक है। डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और आप लोग ध्यान रखेंगे, हम लोगों ने ये भी मान रखा SI सिस्टम में, ये भी रखा कूलाम SI सिस्टम, ये भी SI सिस्टम, और इसको भी हम लोगों ने SI सिस्टम में रखा। तो जब पूरा का पूरा डाटा SI सिस्टम में है, तो फोर्स हम लोगों को किस में मिलेगा, न्यूटन में, SI सिस्टम में मिलेगा। अब तो इसको क्या करना है, मैथमेटिकली सॉल्व कर देना है। 5 इंटू 2 10, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हो गया 10⁻⁴, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग सारे के सारे को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। पहले ऊपर 9 और यहां कितना है 1, तो कितना हो गया 10, 10 और -6, 9 + 1 10 -6 कितना हो गया 10⁴, और ये ऊपर जाएगा, इस तरह से हम लोग फोर्स निकालेंगे। इस सवाल को बनाने के पीछे मेन जो पर्पस है, पर्पस ये है कि देखिए गुणा भाग तो आप लोग सब लोगों को आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व करना ये तो आप लोगों के लिए बहुत आसान काम है। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल में लेने के पीछे जो मेरा मेन पर्पस था, मैं उसको फिर रिपीट कर दूं, कभी भी Q1 Q2 का नेचर को यहां नहीं डालना है कूलाम्स लॉ में, ठीक है, नेचर नहीं डालना। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल पर आता हूं। एक पॉइंट चार्ज देखेंगे आप लोग प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो यहां Q2 की जगह पर यहां माइनस नहीं ले लेना, नेचर को नहीं रखना है। बाकी तो फिर देखेंगे ये भी मीडियम क्या है, एयर, सेपरेशन दिया हुआ है R 10 mm। इसको आप लोग खुद से बना करके ट्राई कर लेंगे, छोटा सा काम है। पर्पस क्या है
कि कूलम्ब्स लॉ में आप लोग जो मेन चीज ध्यान रखेंगे, Q1 और Q2 इस दोनों के नेचर को नहीं लेना, इस दोनों का केवल क्या लेना है, वैल्यू। माइनस में भी रहेगा, माइनस नहीं लेना, क्योंकि फोर्स जो है फिर आ जाएगा गड़बड़, तो ऐसे में फोर्स में फिर माइनस लग जाएगा, तो वो काम नहीं करना है। कूलम्ब्स लॉ में दोनों पॉइंट चार्जेस का केवल क्या लेना है, वैल्यू, नेचर को शामिल नहीं करना। ठीक है, अब हम लोग यूनिट 1 के नेक्स्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ और अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल।